नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आज के विषय का आरंभ करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। आज का विषय मैंने लिया है लग्न पर और इनके वजह से होने वाले हमारे इंटेलिजेंस या विवेक पर। आज का जो टॉपिक है ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो पहले मैं इसे को हिंदी में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मूलतः यह विषय ज्योतिषाचार्य पंडित संजय रथ के एक व्याख्यान पर आधारित है, जिनमें उन्होंने लग्न के बारे में बताया है। वैसे अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे बीच में कई ऐसे ज्योतिष हैं जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उन ज्ञान पर या उनकी बातों पर लोगों की या तो पहुंच नहीं है या उतने लंबे व्याख्यान को उतने गहन स्तर पर समझने का लोग प्रयास नहीं करते हैं और फटाफट कुछ ना कुछ मिल जाए इसके चक्कर में शॉर्टकट फॉलो करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि जो गुरुवर ने ज्ञान दिया है उसको सरल भाषा में औरों तक पहुंचा सके। इस विश्लेषण में मेरा अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हीं के मार्गदर्शन में जो उन्होंने बातें बताई हैं उन्हीं को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप सब मेरा ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं अपने गुरुओं से क्षमा चाहता हूँ। तो लग्न क्या है? लग्न अगर हम देखें तो कई आयाम को प्रदर्शित करता है। ये लग्न हमारे जन्म समय को प्रदर्शित करता है, यानी जन्म के समय क्या स्थितियाँ आपके आसपास रही होंगी उसे भी हम लग्न से समझते हैं। इसके अलावा लग्न जो है आपके आयु का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम आयु की गणना करते हैं तो लग्नेश, अष्टम और दशम का बल देखा जाता है और इनके भावाधिपतियों का, यानी लग्न से आपकी आयु का भी ज्ञान होता है। लग्न आपका विवेक है, यानी कि आप किस तरह सोचते हैं, आपका जो मानसिक स्तर है, वैचारिक स्तर है, उसको भी लग्न ही दिखाता है। इसके अलावा लग्न आपके आचरण को दर्शाता है। इस प्रकार से लग्न का जो भाव है उसमें बहुत कुछ समाहित है, और 1, 5, 9 को तो धी भावों में बुद्धि का भाव बोला गया है। और बुद्धि का मतलब है सब कुछ, आपके संस्कार, आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपकी विद्या, आपकी शिक्षा, आपके गुरु, आपके पिता के द्वारा दिए संस्कार, सब कुछ इस भाव में समाहित होता है। लेकिन आज का जो विषय है वो है विवेक या इंटेलिजेंस पर आधारित। इंटेलिजेंस का मतलब ये है, अंग्रेजी में इंटेलिजेंस तो एक बहुत वेग वर्ड है, लेकिन हिंदी में अगर हम देखें शास्त्रीय भाषा में तो विवेक का मतलब होता है आपके सोचने समझने की क्षमता, और उस सोचने समझने में आपका वैचारिक झुकाव, यानी सत्य। अगर हम देखें तो ज्योतिष में 4 धर्म की बात की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 धर्म भी हैं, 4 आयन हैं, 4 पुरुषार्थ के प्रकार हैं। इसके अलावा जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके में जो हमारी विचारधारा होती है वो सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण से निरूपित होती है। तो लग्न में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम विवेक की बात करेंगे तो जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है सत्य की ओर हमें ले जाना है, क्योंकि यदि आपका धी भाव सत्य की ओर है तो आपका वर्तमान जीवन के साथ अगले आने वाला जीवन भी सुखमय होगा और उसमें कष्टों में काफ़ी कमी आएगी। तो लग्न में पहले अगर हम समझना चाहते हैं कि आपका विवेक क्या है, तो यहाँ पर केवल लग्न भाव की बात हो रही है। लग्न त्रिकोण में 1, 5, 9 आते हैं जो विभिन्न स्तर पर आपके मानसिक विकास को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ लग्न केवल लग्न की बात है, तो जो गुण धर्म आप अपने एम्बेडेड सिस्टम में, यानी जब आप पैदा होते हैं तो आपको अपने पितरों से, अपने पिछले जन्मों से कुछ गुण धर्म मिलते हैं, उसके आधार पर आपका लग्न निर्धारित होता है। तो यहाँ पर अगर हम जब बात करेंगे विवेक की, तो विवेक में हम कारकों का प्रभाव लेते हैं। हर एक भाव का एक प्राथमिक कारक है। जैसे लग्न का जो प्राथमिक कारक है वो है सूर्य। इसके अलावा जो पाक लग्न होता है, पाक लग्न का मतलब है जहाँ पर लग्नेश जाता है उस राशि को हम पाक लग्न बोलते हैं, और उसका कारक गुरु होता है। इसके अलावा दूसरे भाव का कारक गुरु होता है जो कि सत्वगुण है। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, वो भी सत्वगुण है। तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, वो भी सत्वगुण है। चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा होते हैं, वो भी सत्वगुण है। पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं, वो भी सत्वगुण हैं। इसके अलावा 6वें, 7वें और 8वें भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध, शुक्र और केतु मालिक होते हैं। अगर इनकी हम बात करें कारकों की, अगर उसके बाद हम शुक्र की बात करें तो वो भी असुरों के गुरुवर ही हैं, उनकी भी प्रवृत्ति असुर मानी जाती है। और अष्टम भाव के कारक शनि हैं, आयु के कारक शनि हैं, तो शनि भी एक असुर ग्रह माने जाते हैं।
नवम भाव के कारक गुरु होते हैं जो कि सूर्य ग्रह हैं यानी देव ग्रह हैं, सत्व गुण के हैं। दशम भाव के कारक बुध होते हैं जो कि पुनः असुर प्रकृति के माने जाते हैं। और 11वें भाव के कारक होते हैं गुरु जो कि पुनः सत्व गुण के हैं। और 12वें भाव के कारक होते हैं शनि जो कि तमस गुण के कारक हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं तमस या रजस को हम असुर ग्रह की श्रेणी में ले जाते हैं और जो सत्व गुण होते हैं उनको हम सुर की श्रेणी में ले जाते हैं, जिसमें कि मंगल को भी लिया गया है। अब यदि आपके लग्न में कोई ग्रह है तो वो आपके विवेक पर अस्थायी प्रभाव डालेगा। यदि वो असुर ग्रह है यानी शनि है, राहु है, बुध है, शुक्र है, तो आपके विचारों में कुछ ऐसे नकारात्मकता होगी जो लग्न के लिए नकारात्मक सिद्ध होगी। लग्न मतलब आपके विवेक के लिए। हो सकता है वो आपके आयु के लिए अच्छी हो, क्योंकि लग्न का बल आपके आयु को देता है और लग्नेश का बल भी आयु में वृद्धि करता है। तो आयु की दृष्टि से हो सकता है कि लग्न में असुर ग्रह का होना। अब मान लीजिए कि किसी का ग्रह जो है वो शुक्र है, यानी वो तुला राशि का है, तुला लग्न का उसका जन्म है और शुक्र लग्न में ही है। ऐसे केस में लग्न में शुक्र का होना लग्न को बली करता है। किस दृष्टि से? आपके आयु की दृष्टि से। इसके अलावा आपकी जो जीवन में संघर्ष क्षमता होगी उसके लिए यह शुक्र का होना अच्छा है। लेकिन अगर हम विवेक की बात करें तो यहाँ पर विवेक पर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि यहाँ के कारक सूर्य होते हैं जो कि सत्वगुण हैं, सूर्य ग्रह हैं, और यहाँ पर शुक्र असुर ग्रह माने जाते हैं। ऐसे मामलों में जो शुक्र से संबंधित आपके गुण धर्म हैं, जीवन में जो निर्णय हैं वो आपके नकारात्मक सिद्ध होंगे। यानी हो सकता है कि आप भोग विलास की तरफ उत्सुक हों लेकिन वो आपके शरीर पर चोट करें। शुक्र आपके शरीर में ओज देता है, यानी कि आपके अंदर, अब जब शुक्र लग्न में है तो आपका जो झुकाव होगा, मानसिक झुकाव होगा, वो आपके सुख साधन, शारीरिक सुख पर होगा। अपने आसपास आप बहुत से साधन को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ये आपकी वैचारिक सोच होगी। यही वैचारिक सोच आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी आपके जीवन के अन्य आयामों पर। अगर अब यहीं पर हम देखें कि लग्न में शनि है तो शनि की, अगर शनि स्वराज के लग्न में है तो लग्न में शनि का होना आयु के लिए अच्छा है, लेकिन वैचारिक यानी विवेक के लिए यह नकारात्मक सिद्ध होगा। आपके निर्णय जो शनि से संबंधित निर्णय होंगे वही आपके जीवन में नुकसान का कारण बनेंगे। अब शनि आपका लालच हो सकता है, शनि आपका कर्म हो सकता है, शनि आपकी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की सोच हो सकती है। ऐसे में हो सकता है जातक मेहनती बहुत हो लेकिन कंजूस प्रवृत्ति का हो। तो आपने साधन इकट्ठा किए लेकिन आपकी इस वैचारिक सोच ने उसको भोग करने से, समय से उपयोग करने से आपको दूर किया और आप नकारात्मक रूप से अपने विवेक को प्रयोग में लाए। इसी तरह यदि यहाँ पर राहु होते हैं तो राहु लोभ देते हैं, लालच देते हैं, इल्यूजन देते हैं। ऐसे में व्यक्ति के को पूरी संभावना होती है, और हमारे गुरुवर तो कहते हैं कि 100% संभावना होती है कि आपको जीवन में एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा, धोखा जरूर होगा। अब ये धोखा कैसे होगा ये निर्णय करेगा कि राहु की, क्योंकि कोई राशि नहीं है, तो राहु जिस राशि में है यानी लग्न में जहाँ पर लग्नेश गया है उस भाव के निर्णय आपको जीवन में गच्चा देंगे, यानी आप नुकसान उठाएंगे। अब यहीं पर अगर बुध आते हैं तो बुध क्या है? बुध को ईर्ष्या का कारक माना गया है, देखा देखी का कारक माना गया है। ऐसे में बुध के जो नकारात्मक पहलू हैं आपके विवेक पर कैसे हावी होंगे? आप देखा देखी अपने ऊर्जा का व्यय करेंगे, आप अपने विचारों से, यानी जो आपके अंदर खुद के गुण हैं उससे ज़्यादा आप दूसरों की सोच पर निर्भर रहेंगे और उस सोच को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने जीवन में परेशानियां उठाएंगे। यहाँ पर बात विवेक की हो रही, ध्यान रखिए। बुध अगर हैं तो बुध का सत्वग्रह में होना ये अच्छा है, क्योंकि बुध समझौतावादी प्रकृति का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लगभग कोई शत्रु नहीं होते हैं। हाँ, अगर इसके साथ कोई दूसरा ग्रह आ गया तो बुध का प्रभाव बदल जाता है, लेकिन बुध अगर लग्न में है तो ये और आयामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विवेक के लिए आपके नकारात्मक सिद्ध होगा। यहीं पर यदि गुरु यहाँ पर होते हैं तो गुरु सत्वगुण है, तो गुरु आपके विवेक को अच्छा बल देते हैं। अब यहाँ पर गुरु हैं तो आपके अंदर किसी भी चीज़ को, सही गलत को समझने का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, यानी आप परख पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर सही गलत का पुनः मतलब है कि आपके सात्विक पहलू की तरफ से। लेकिन यहाँ पर गुरु आपको एक नकारात्मक चीज़ देते हैं कि आप जजमेंटल हो जाएंगे, आप किसी चीज़ के बारे में अपनी एक धारणा बना लेंगे। वो धारणा कैसे बनेगी ये डिपेंड करेगा कि गुरु लग्नेश हैं या किसी और भाव के स्वामी हैं। तो उस भाव से आपके अंदर एक प्रकार का प्री बायस, यानी आप मन ही मन किसी चीज़ को सही या गलत
वो सही गलत होगा, लेकिन आप उस मतलब अपने पहलू को ज़्यादा गौर करेंगे, अगले के पहलू को कम गौर करेंगे कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, उसकी कुछ बाध्यता हो, लेकिन आप उस बाध्यता को नज़रअंदाज करेंगे। तो यहाँ पर गुरु जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन आपके विवेक को वो बहुत अच्छी दिशा देते हैं, आपकी समझबूझ बढ़ाते हैं, आपके वैचारिक स्तर को अच्छा बल देते हैं और आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। अब यहीं पे अगर सूर्य आते हैं तो सूर्य भी सत्व गुण है, सूर्य जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कभी भी विचार नहीं आएगा। और सूर्य एक बृहद समाज को दर्शाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सोच में वो बृहद समाज को लेकर चलेगा और उन चीज़ों को भी वो अपने जीवन में समाहित करेगा कि उससे दूसरों को भी लाभ हो। लेकिन यहाँ पर सूर्य आपको एक नकारात्मक पहलू क्या देते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल कन्फर्मिस्ट होता है। कन्फर्मिस्ट का मतलब है कि यदि कोई नियम है, कोई पाबंदी है, कोई नीति है, तो आप अगर उस नीति से भटकेंगे तो सूर्य इस चीज़ का विरोध करता है। तो ऐसे व्यक्ति नियम के बहुत पाबंद होते हैं, उन्हें हर चीज़ एक प्रकार से नियमबद्ध चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज़ डेविएट हो रही है, जैसे अगर आपकी कोई दिनचर्या है, आप उस दिनचर्या से विमुख हो रहे हैं, तो सूर्य अगर लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति से आपका डेली हो सकता है कहा सुनी हो। इसी तरह यदि आपको मान लिया कोई जिम्मेदारी दी गई है और वहाँ पर आपके ऊपर उस जिम्मेदारी में दूसरों के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं और आप उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सूर्य वहाँ पर आपके लिए उस व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी या अनबन रहेगी। आप उसके बारे में उसको गलत समझेंगे या कह सकते हैं कि आपके लिए वो व्यक्ति गलत है। अब यहीं पर अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा आपकी सोशल वैल्यूज़ बताते हैं, क्योंकि पाक लग्न का कारक भी गुरु है और गुरु को लग्न में उच्च बल मिलता है, तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव चंद्रमा के साथ मिक्स होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सोशल वैल्यूज़ को बहुत माने रखता है, यानी वो ध्यान रखता है कि मेरे आचरण से, मेरे निर्णयों से मेरे आसपास जो मेरा परिवार है, जो मेरा समाज है, उसको क्या कोई नुकसान हो रहा है, यानी कि उसके निर्णयों में समाज का एक अंश जरूर होगा, वो उसको अपने ध्यान में रख कर ही कोई निर्णय लेगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सामाजिक होते हैं और मानसिक रूप से वो समाज के हित के आधार पर काम करते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं जैसे माता होती है, माँ अपने सुख से ज़्यादा अपने परिवेश, अपने परिवार और अपने बच्चों के सुख को देखती है। अगर लगता है कि उसके किसी कारण इन लोगों को कष्ट हो रहा है तो वो अपने कष्ट को बढ़ा के उनके कष्ट को कम करने का प्रयास करती है। तो ये चंद्रमा का गुण अगर आपके लग्न में आ गया तो। अब यहीं पर अगर जो अगला ग्रह है मंगल, मंगल क्या है? मंगल एक प्रकार का तर्क है, मंगल एक प्रकार की फाइटिंग स्पिरिट है। तो यदि मंगल लग्न में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर गुरु का सहयोग होगा तो सही गलत के लिए व्यक्ति खड़ा होगा। यानी अगर उसके सामने कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो व्यक्ति उस गलती का विरोध करेगा। अपने जीवन में कभी भी वो हार नहीं मानेगा, और यही हार ना मानना, यही गलत का साथ ना देना, गलत के खिलाफ खड़े होना, ये उसके हो सकता है वर्तमान जीवन में उसको परेशानियाँ आएँ, उसकी उग्रता से समस्याएँ आएँ, लेकिन आगे जो उसके जीवन में जो कष्ट होंगे वो अपने आप वैचारिक स्तर पर कम हो जाएंगे। अब अगर इस तरह हमने लगभग सभी ग्रहों की बात कर ली, केतु को भी यहाँ पे सत्व ग्रह माना गया है, तो केतु अगर लग्न में होते हैं तो आपको एक अच्छा विवेक देते हैं। ऐसे व्यक्ति का झंडा जरूर बुलंद होता है। अब वो झंडा बुलंद होगा ये बताने पर कि केतु जिस राशि में है उसका राशि अधिपति यानी पाक लग्नेश यानी पाक लग्न कहाँ गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र की राशि है और केतु शुक्र में है, तो केतु का शुक्र में होना नीच माना जाता है, लेकिन लग्न में विवेक के आधार पर होना अच्छी बात है। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि शुक्र किस राशि में गए हैं। यदि शुक्र सत्व राशि में गए हैं, जैसे आप वो 1 में गए हैं, 9 में गए हैं या 4 में गए हैं, तो ऐसे में केतु का फल बहुत अच्छा होगा। हाँ, यदि पाक लग्न असुर ग्रहों की राशियों में है तो केतु का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। केतु को भौतिक जीवन से ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, वो वैचारिक स्तर पर अच्छी सोच देते हैं और आपके अंदर एक अच्छा गुण देते हैं। यहाँ पर मैंने लग्न की तो बात कर ली, अब हम इसको ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी जातक के जीवन में इसका प्रभाव कैसे आएगा। तो यहाँ हमने एक उदाहरण कुंडली ली है जिसमें कि लग्न वृष राशि का है। तो वृष राशि शुक्र की राशि है, तो लग्न तो असुर हुए, लेकिन क्योंकि ये लग्न के कारक गुरु होते हैं तो ये भाव हम सूर्य ग्रह को मानकर चलेंगे। और इसमें लग्नेश शुक्र जो हैं वो चतुर्थ भाव में गए हैं जहाँ पर कि सिंह राशि है। अब यहाँ पर लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो अगर हम देखें तो लग्न पर जो प्रभाव आएगा वो दूसरे ग्रहों के कारकत्वों का आएगा। जब हम बात ग्रह की करते हैं तो ग्रह का मतलब ये आपके निजी एक्सेप्टेंस पर है।
अगर आप उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तब आपके विवेक पर उसका प्रभाव ज़्यादा आएगा। यदि आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाता है, कोई नियंत्रक मिल जाता है, कोई कंट्रोलर मिल जाता है, तो हो सकता है कि आप पर उसका प्रभाव कम आए। लेकिन जो ग्रह लग्न में है वो तो 100% आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि लग्न पर दृष्टि किसकी किसकी है। केवल यहाँ पर लग्न की बात हो रही है। तो अब लग्न पर अगर हम देखें तो पंचम भाव से गुरु की दृष्टि आ रही है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पहुँच रही है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो लग्न पर एक सत्व ग्रह, शुर ग्रह की दृष्टि आ रही है, ये लग्न के लिए अच्छा है। दूसरा देखिए तो राहु द्वादश भाव में है। तो राहु की 2 और 12 दोनों राशियाँ होती हैं, तो राहु की दृष्टि यहाँ पर लग्न पर आ रही है। इस तरह से एक असुर ग्रह राहु की भी दृष्टि आ रही है। तो अब राहु जो है वो द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में जो राशि आ रही है वो है मंगल की। तो यानी कि जो मंगल के प्रभाव हैं, जो मंगल के गुण हैं, वो जातक के जीवन में विवेक पर नकारात्मक असर दिखाएंगे। गुरु का सत्वगुण अच्छा असर दिखाएगा, राहु का नकारात्मक गुण मंगल से जुड़ा हुआ वो नकारात्मक। अब ये मंगल कहाँ पर है हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात राहु की कर रहे हैं तो राहु की कोई राशि नहीं होती है, तो उसकी राशि के अधिपति की स्थिति से राहु का प्रभाव समझा जाता है। तो यहाँ पर जो राहु का राशि अधिपति है वो भी पंचम भाव में गुरु के साथ ही है। तो एक दृष्टि से यह अच्छा है। यानी कि अगर जातिका के विवेक की बात करें तो विवेक पर जो राहु का प्रभाव है वो नकारात्मक तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल गुरु के साथ हैं, और वहाँ पर जो राशि आ रही है वो कन्या राशि है। तो कन्या राशि अपने आप में असुर राशि है, तो कुछ ना कुछ असुर वाले जो विवेक के उसके निर्णय हैं वो उसके लिए नुकसानदायक सकते हैं। अब यहाँ राहु मांस भक्षण को भी दिखाता है। वैसे जातिका का धर्म ऐसा है कि उसे मांसाहार से कोई परहेज नहीं है, उसके धर्म में मांसाहार पूर्णतः जिसकी अनुमति है। लेकिन यहाँ पर जो विवेक के आधार पर देखिए तो जो उसकी मांसाहार प्रवृत्ति होगी, और वो भी मंगल क्या है, मंगल तमस है, मंगल ऊर्जा है, क्रोध है, उद्वेलन है, और ये पंचम भाव से आ रहा है। तो पंचम भाव आपके जो वैचारिक आपकी समय के साथ उन्नति होती है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर राशि कन्या है, तो कन्या राशि का मंगल के साथ जुड़ना, गुरु से जुड़ना, और वहाँ पर जो राहु है, राहु के जरिए लग्न पर प्रभाव आना, तो ये उसके निर्णय में एक आक्रामकता देगा। उसके विवेक पर राहु, यानी राहु क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। मतलब उसके जो निर्णय होंगे वो नकारात्मक होंगे, लेकिन उस नकारात्मक के पीछे जो जड़ होगी वो उसकी जल्दबाजी होगी, उसका क्रोध होगा, उसका एक एक्सट्रीम लॉजिक होगा, क्योंकि मंगल लॉजिक को भी दर्शाते हैं। और गुरु क्या है, राहु क्या है, राहु हर चीज़ को सही करने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर लग्न में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति आपकी अपनी हर बात को किसी ना किसी तरह से प्रूव कर देगा। अगर उसने किसी की हत्या की है तो हत्या को भी प्रूव कर देगा कि मैंने हत्या सही की है। अगर उसने चोरी भी की है तो वो भी प्रूव कर देगा कि ये चोरी मैंने क्यों की है और ये सही है, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो राहु को इसीलिए नकारात्मक बोला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान समझता है। उसकी मंथन प्रकृति, उसको किसी चीज़ को सही और गलत ना मानना, ये राहु का नकारात्मक पहलू है, और इसी से राहु के जरिए धोखा होता है। तो यहाँ पर मंगल का लॉजिक, पंचम भाव एक प्रेम का भी है। हो सकता है कि वो प्रेम के मामले में उसके आक्रामक निर्णय उसको चोट पहुँचाएँ, क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न पे आना है। ये कहीं ना कहीं जातिका को कोई ना कोई जीवन में एक झटका ज़रूर लगेगा। राहु लगन पर हैं तो झटका आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुरु का, तो गुरु का प्रभाव पंचम से आ रहा है, ये एक अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कन्या राशि आ रही है, तो कन्या राशि ऑडिट की राशि है, मीन मेघ की राशि है। तो अगर राशिगत गुरु का प्रभाव यहाँ देखें तो जातिका के अंदर हो सकता है कि किसी के अंदर कमियां निकालने का, क्योंकि ऑलरेडी बताया कि गुरु सही गलत का निर्णय जानते हैं। गुरु को हंस बोला जाता है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। और ये ऐसी राशि में गुरु बैठे हैं कि जो कि उसी चीज़ की राशि है कि किसी गलत और सही के निर्णय को पकड़ने की राशि, ऑडिट की राशि कन्या है। तो हो सकता है कि जो जातिका का ये जो सत्व गुण है गुरु का, वो उसके जीवन में हर एक चीज़ में गलत सही पहचानना और करना, वो उसके लिए नकारात्मक हो सकता है। और यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव आ रहा है राहु के जरिए, वो उस चीज़ को दूषित कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जातिका का विवेक सत्व गुण से भरा हुआ है, यानी जातिका अपने अंतर्मन से विवेक से शुद्ध है। अब यहाँ पर बात हो गई विवेक पर प्रभाव। अब यहाँ पर बात ही कि लग्नेश कहाँ गया, क्योंकि जब लग्न खाली है तो लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। और लग्नेश गए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि अपने आप में सुर राशि है और शुक्र असुर ग्रह है, तो विवेक के लिए शुक्र का सिंह राशि में जाना ये एक नकारात्मक है। अब सिंह राशि क्या है, ईगो की राशि है, जो बोलते हैं ना कि अपने आप को प्रूव करने की राशि है। कभी कभी जब आपके अंदर कुछ नहीं होता है तो फिर भी आप जब प्रूव करना चाहते हैं तो वो नकारात्मक शुक्र है।
शुक्र को ओज का कारक बोला गया है। ओज मतलब जब आपको दबाया ना जा सके। अगर शुक्र शुभ भाव में है और सुप्रभाव में है तो आपकी चर्चा, आपका सौंदर्य, आपका कोई ना कोई गुण ऐसा होगा कि आपको कोई छुपा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र का चतुर्थ भाव में जाना, वहाँ पर सिंह राशि में जाना, सिंह राशि पिता को भी दर्शाती है, सूर्य को भी दर्शाती है। तो हो सकता है कि सूर्य के जरिए, अब यहाँ पर हमें शुक्र का प्रभाव देखना है तो पाक लग्नेश को भी देखना होगा। तो पाक लग्नेश सूर्य हैं जो कि छठे भाव में गए हैं। गुरु छठी राशि में थे, मंगल छठी राशि में थे, जिनका प्रभाव लग्न पर आ रहा था। इसके अलावा जो पाक लग्नेश है वो छठे भाव में गया है और वहाँ पर वो सूर्य और केतु के साथ बुध भी वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सूर्य सत्वग्रह हैं और असुर राशि में गए हैं। जो छठा भाव है वो असुर भाव है। तो राशि असुर हो या ना हो, लेकिन भाव के आधार पर ये असुर भाव में सूर्य का जाना सत्व गुण को नकारात्मक करता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सूर्य के नकारात्मक गुण हैं वो जातिका के आचरण में आएंगे, क्योंकि जो लग्नेश है, पाक लग्न है, वो आपके आचरण को दर्शाता है, आपके व्यवहार को दर्शाता है। लग्न आपकी सोच को दर्शाता है और पाक लग्न और पाक लग्नेश का प्रभाव आपके आचरण में झलकता है। तो यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का जाना ये बताता है कि जातिका के अंदर देखा देखी का प्रभाव हो सकता है, यानी कि वो अपनी क्षमता या अपने संसाधन से ज़्यादा दूसरों को देख के अपने निर्णय को ले और उसके वजह से उसको परेशानी आएगी। और कि हमने देखा कि जो ये कुंडली थी इसमें पाक लग्नेश, लग्न और लग्न पर पड़ने वाले ग्रह, जिसमें कि राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और गुरु का प्रभाव सम्मिलित रूप से किस प्रकार असर डाल रहा था। तो गौर करने की यह बात है कि यहाँ पर सुर भाव में यानी लग्न में सूर्य ग्रह गुरु की दृष्टि आना, सूर्य ग्रह मंगल का प्रभाव राहु के जरिए आना कुछ मामलों में जातक के लिए अच्छा है और कुछ मामलों में राहु का जो बीच में तड़का लग रहा है वो उसके लिए नुकसानदायक है। अब हम ले रहे हैं अगली कुंडली। अगली कुंडली एक जातक की है जिसका लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न में जो इसके स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल और केतु, और लग्न में ही दो सूर्य ग्रह हैं। दोनों सूर्य ग्रह कौन हैं? गुरु और सूर्य। सूर्य तो लग्न के कारक ही हैं। जब कोई ग्रह कारक भाव में होता है तो वो उस भाव को बल देता है। अब यहाँ पर सूर्य के जरिए तो कारक का बल लग्न को मिल गया और दोनों ही सूर्य ग्रह हैं। तो इस वजह से जातक के अंदर गुरु के और सूर्य के सात्विक गुण उसके विवेक पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुरु और सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को जजमेंटल और कन्फर्मिस्ट बनाते हैं, जो कि कुछ मामलों में यानी कि जो सामाजिक पहलू है, जो कि एक व्यवहारिकता है, उसमें ये उसके विचारों में एक उद्वेलन या कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि जब लग्न की बात है तो लग्न पर पहले तो गुरु और सूर्य का प्रभाव आ गया जो कि कन्फर्मिस्ट और जजमेंटल बना रहा है, लेकिन दोनों सूर्य ग्रह हैं तो ये उसके लिए फ़ायदे की बात है। अब यहाँ पर देखिए तो लग्न पर दृष्टि भी किसकी आ रही है? तो वो शनि की आ रही है। शनि जो है एक असुर ग्रह है, लेकिन वो अपने उच्च भाव में है। जब हम बात दृष्टि की करते हैं तो हम उस ग्रह के बल को गौर करते हैं, उसके कारकत्व को गौर करते हैं। हाँ, जब हम भाव की बात करेंगे यानी जब जो असुर ग्रह है शनि, तो उसका प्रभाव तो जातक के व्यक्तित्व पर आएगा। अब अगर शनि उच्च भाव में है, दिशा बल में है, इसका मतलब है कि जातक मेहनती होगा, क्योंकि शनि मेहनत को दर्शाते हैं। और ये भी दर्शाते हैं कि शनि का जो और कारकत्व है समाज से जुड़ना, शनि एक जो लोअर कैटेगरी के पीपल होते हैं उनको दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जातक है उसका नीचे के लोगों के, नीचे के तबकों के साथ जुड़ाव रहेगा या उनसे उसका संबंध रहेगा। अब क्योंकि जो शनि असुर ग्रह हैं तो यह जुड़ाव उसके मानसिकता पर या वैचारिक स्तर पर दबाव क्रिएट करेगा। लेकिन सूर्य और गुरु का लग्न में होना वो इन सभी दबावों से उसको ऊपर उठा देगा, क्योंकि लग्न अपने आप में दो ग्रहों की वजह से बली है। इसके बाद हम बात करेंगे पाक लग्न। हम राशि दृष्टि की बात कर रहे हैं तो लग्न स्थिर राशि का है, तो जो ग्रह चर राशि में है वो लग्न पर प्रभाव डालेंगे। तो जो चर राशि है वहाँ पर पहली राशि जो चर राशि आ रही है वो आ रही है कर्क राशि में केतु विद्यमान है, और केतु विवेक के आधार पर सत्व ग्रह है। तो यानी विवेक के आधार पर देखिए तो केतु का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अब यहाँ पर राशि दृष्टि बताती है कि जातक के जीवन में उस पहलू का, उस भाव का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो ना चाहते हुए भी अपने आप को उस दिशा में ढकेलेगा। तो ये 9वां भाव पिता का भाव है और लग्न में पहले ही गुरु सूर्य मौजूद हैं जो कि पिता के कारक हैं। तो इस तरह से जातक के जीवन में उसके पिता का निर्णय, उसके पिता का दखल या उसके पिता के जरिए कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसे जातक को अपने वैचारिक स्तर पर बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो उसके लिए नुकसानदायक हो, लेकिन राशि दृष्टि के चलते उसके आचरण में, उसके विवेक पर यह परिवर्तन अवश्यंभावी है और उसे यह करना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि जो आ रही है वो राहु की आ रही है, क्योंकि राहु मकर राशि में है और राहु ही पाक लग्नेश के सिग्निफिकेटर हैं या कह सकते हैं राशि अधिपति हैं, क्योंकि कुंभ राशि के दो अधिपति होते हैं, एक शनि और एक राहु। तो शनि के तो हमने देख लिया वो दिग्बल में है और वहाँ से प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर राहु, जब कभी भी राहु का प्रभाव लग्न से जुड़ता है तो ये निश्चित रूप से समझिए कि जातक अपने जीवन में एक बार गच्चा खाएगा
और वो गच्चा अगर लग्न पर आ रहा है राहु का प्रभाव, तो वो अपने खुद के निर्णय होंगे, यानी निर्णय वो खुद करेगा। और वो क्षेत्र कौन सा होगा जहाँ पर वो निर्णय करेगा, वो क्षेत्र होगा जिस भाव में राहु हैं और जिस भाव में राहु का अधिपति गया है। तो यहाँ पर राहु तृतीय भाव में है, तृतीय भाव पड़ोसियों का है, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, तृतीय भाव मित्रों का है। वो मित्र जो आपसे नैसर्गिक रूप से जुड़ते हैं, आपकी हॉबी के रूप से जुड़ते हैं, जो आपकी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जुड़ते हैं, जैसे खेल कूद के जरिए आपके बनने वाले मित्र, आपके किसी हॉबी के चलते बनने वाले मित्र। तो यहाँ पर अगर देखिए तो जातक को अपने मित्रों के जरिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अगर पड़ोसियों की बात करें तो उसकी पड़ोसियों से अनबन रही, किस मामले में, क्योंकि यहाँ पर गुरु और सूर्य मौजूद हैं, कन्फर्मिस्ट और राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं। तो जो तर्क है उसके आधार पर जो पड़ोसियों का आचरण था वो न्याय संगत नहीं था, धर्म के अनुसार नहीं था, नीतिगत नहीं था, इसलिए उसका विवाद उनसे बना। तो यहाँ पर मित्र के जरिए, अब मित्र को यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि मित्र जो हैं वो तृतीय भाव से देखे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मित्र का प्रभाव भी देखें तो मित्र के कारक बुध होते हैं और बुध अष्टम भाव के मालिक हैं। तो अष्टम भाव के मालिक का कारक भाव से जुड़ना ये दर्शाता है कि मित्र उसके लिए, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना या उसके लिए एक जीवन में अच्छी खासी चोट का कारण बना। तो यहाँ पर जो लग्न का सूर्य है वो जातक को कन्फर्मिस्ट बना रहा है, यानी कि उसके अंदर यह सोच है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे दंडित किया जाए, और जो दंड का परम होता है, यानी जो अधिकतम दंड होता है, उस लेवल तक उसको दंडित किया जाए। वो इसके लिए प्रयास भी कर सकता है बशर्ते वो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार सूर्य और गुरु का आना उसको जजमेंटल बना रहा है, कन्फर्मिस्ट बना रहा है, लेकिन उसके विवेक के ऊपर, यानी जब भी गुरु का प्रभाव लग्न पर आता है तो व्यक्ति के अंदर एक संतोष का गुण आ जाता है, उसके विचारों में संतोष प्रकृति आ जाती है, और वो आगे मतलब उसको कोई भी समस्या आएगी, उस समस्या से उसको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हाँ, उसके आचरण में ये जो जजमेंटल नेचर है, कन्फर्मिस्ट नेचर है, वो प्रभाव डालेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्न पर तो गुरु का प्रभाव आ गया, अब हमें पाक लग्नेश देखना होगा कि जो पाक लग्नेश है वो कहाँ गया है, क्योंकि ये राशि मंगल की है और केतु की है, दोनों ही सूर्य ग्रह माने जाते हैं। किस मामले में? विवेक के आधार पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो पाक लग्नेश जो है, जो लग्नेश है वो मंगल गया हुआ है चतुर्थ भाव में, और वहाँ पर कुंभ राशि है। तो लग्नेश सुर भाव में गया है लेकिन असुर राशि में गया है। अब यहाँ पर पाक लग्नेश को हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। तो यानी जो राशि ये शनि की राशि है और ये राहु की राशि है। तो अब यहाँ पर जो पाक लग्न है उस पर प्रभाव राहु का और शनि का दोनों का आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जातक का आचरण है, जो जातक का व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं राहु के गुण आएंगे। और जब राहु के गुण आएंगे तो जैसा मैंने पहले बताया कि जातक को एक झटका जरूर मिलेगा, वो बिना झटके से तो अपनी जीवन पार ही नहीं हो सकता। तो अब झटका उसको कैसे मिला? राहु गए हुए हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव मित्रों का है, पड़ोसियों का है, आपके जुनून का है, आपकी सनक का है, जो आपकी हॉबी है उसका है। तो यानी जातक को अपने मित्रों के जरिए नुकसान उठाना पड़ा। अब इसका जो पाक लग्नेश का दूसरा लग्नेश है वो कहाँ गया? शनि। तो शनि गया हुआ है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो पश्चिम की दिशा होती है वहाँ पर शनि को दिग्बल मिलता है। तो जो लग्नेश, दूसरा लग्नेश है शनि, वो दिग्बल में है, मजबूत है। तो ये लग्न यानी जातक के आचरण के लिए अच्छा है। अब शनि का प्रभाव क्या है? शनि कर्मठ होता है, शनि अनुशासित होता है, शनि जी जान लगा देता है, उसके पास जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, संघर्षशील होता है। अब यहाँ पर इस अगर देखें तो शनि का इस भाव में जाना जातक को मेहनती बनाता है, कर्मठ बनाता है। अब यहाँ पर देखें तो एक जो और पहलू देखा जाता है वो ये होता है कि जो हर ग्रह हैं उनका कोई ना कोई आपके जीवन में महत्व होता है। तो जब लग्न की और पाक लग्नेश की बात हो रही है तो लग्न के कारक सूर्य होते हैं और पाक लग्न के कारक गुरु होते हैं। गुरु जहाँ पर जिस ग्रह से जुड़ते हैं, चाहे कोई ग्रह गुरु को देखे या गुरु किसी ग्रह को देखें, तो वहाँ पर आपका वैल्यू सिस्टम बहुत हाई होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो शनि क्या है? गुरु को देख रहे हैं, तो शनि के मामले में आपका वैल्यू सिस्टम यानी जातक का वैल्यू सिस्टम अच्छा होगा। तो यहाँ शनि किसके हैं? लेबर के कारक हैं। तो यहाँ पर हाई वैल्यू फॉर द लेबर, यानी ऐसा व्यक्ति जो भी वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसके अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके काम काज को बहुत महत्व देगा, उनको सम्मान देगा। यानी उसके लिए मजदूर मजदूर नहीं है, एक व्यक्ति है और उसके काम की एक वैल्यू है उसको। अगर हम बात करें तो गुरु को जो दूसरा कोई ग्रह देख रहा है तो यहाँ पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ पर नहीं आ रही है सिवाय शनि के।
तो इस तरह से जातक के आचरण में लेबर को लेके वैल्यू सिस्टम बहुत हाई होगा। जातक पर राहु का यानी जो पाक लगने से उसके प्रभाव के चलते जातक को धोखा मिलेगा और वो धोखा उसके अपने निर्णय होंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ लग्न या लगने से संबंधित होती है तो वो आपको आपके खुद के निर्णय की वजह से गलती होती है। आप वहाँ पर किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, एक जो तीसरा पहलू आता है कि कभी कभी हमारे विचार में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें लेने पड़ते हैं। तो ये निर्णय कहाँ से समझे जाते हैं, यानी विवेक पर वो प्रभाव जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपके विवेक पर, आपकी विचारधारा पर वो प्रभाव डालते हैं, वो होते हैं राशि दृष्टि वाले ग्रह। अब राशि दृष्टि का मतलब है हर चर राशि में स्थित ग्रह अपने स्थिर राशि के ग्रह को देखता है, स्थिर राशि का ग्रह चर राशि को देखता है। इसके अलावा जो द्विस्वभाव ग्रह राशि के ग्रह हैं वो आपस में सभी द्विस्वभाव राशियों के ग्रहों को एक दूसरे को देखते हैं, हाँ, आपस में एडजस्टेंट को छोड़कर। तो अब यहाँ पर देखें तो जो वृश्चिक राशि है वो स्थिर राशि है और इस राशि का पर जो नज़र आएगी यानी जो दृष्टि आएगी, राशि दृष्टि आएगी, वो आएगी जो आपके चर राशि के ग्रह हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्थिर राशि की, तो चर राशि में यहाँ पर आपके आ रहे हैं राहु, क्योंकि जो दशम राशि है वो चर राशि है। तो यानी राहु का प्रभाव लग्न पर आ रहा है, यानी जो उसके मित्र हैं, उसके पड़ोसी हैं, जो उसका हॉबी है, वो उसके विचारधारा पर ज़बरदस्ती परिवर्तन लाएगी। यानी वो मित्रों से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलेगा, पड़ोसियों से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलेगा, अपनी हॉबी से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलेगा, जबकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं ये उसके लिए नकारात्मक हो सकता है क्योंकि गुरु लग्न में है। अगर हम बात करें कि और किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है तो यहाँ पर जो दूसरी चर राशि है, अगर हम देखें तो मंगल की मेष राशि है, जो कि षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई राशि दृष्टि नहीं आ रही है। और अगली जो राशि दृष्टि आएगी वो कर्क राशि से आएगी। तो कर्क राशि जो है आपके नवम भाव में जा रही है, तो नवम भाव में केतु हैं। तो यानी जो नवम भाव का प्रभाव है वो जातक के जीवन में निर्णयों को बदलेगा। अब नवम भाव किसका होता है? पिता का होता है। यानी जातक यह जानते हुए कि उसके जो निर्णय हैं, जो उसकी विचार है या जो वो करना चाहता है, वो उसके लिए गलत होंगे, उसके लिए नुकसानदायक होंगे, लेकिन क्योंकि वो केतु की दृष्टि आ रही है, तो केतु क्या है? केतु त्याग जानता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने संसाधनों का अपने पिता के दबाव में त्याग करेगा, अपने गुरु के कहने पर त्याग करेगा। यानी अगर उसका गुरु बोलता है कि आप अपनी संपत्ति दान दे दीजिए तो दान दे देगा, अगर उसके पिता बोलते हैं कि आप अपनी संपत्ति दे दीजिए तो दे देगा। यानी कि उसके विवेक को, उसके आचरण को प्रभावित कौन कर रहा है? केतु कर रहा है, क्योंकि केतु नवम भाव से है और वो चर राशि में है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि आपके विवेक पर किस ग्रह का प्रभाव है। अगर सूर्य ग्रह का प्रभाव है तो आप विवेक से, विचारधारा से आप बहुत अच्छे होंगे और ये आपकी लाभकारी है। अगर असुर ग्रह है तो वो कारकत्व तो आपके जीवन में आपके लिए परेशानी लाएंगे, यानी वो कारकत्व तो आपके जीवन में पिटेगा, और अगर वो पिटेगा तो आपको उसका कष्ट उठाना पड़ेगा। इस तरह से हम समझते हैं कि आपके लग्न पर कौन से ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह की वजह से आपकी विचारधारा में, आपके विवेक पर, विवेक को क्या दिशा मिलेगी, कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपके विवेक को या आपके आचरण को आपको बदलने के लिए मजबूर करेंगे। इस तरह से लग्न के और लग्नेश की स्थिति से हम यह समझते हैं। अब यह वीडियो मैं इंग्लिश में आपको कर रहा हूँ। नाउ द टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द इंटेलिजेंस आर द आवर सबकॉन्शियस एक्टिविटी थ्रू द लग्ना. Lagna indicates so many aspects. Lagna indicates your health. Lagna indicates your age, means Ayush bhav. Then Lagna also indicates your character. Lagna indicates your motive drives. But here today I am talking about the intelligence level. So Lagna is indicating the intelligence. So whichever planet is situated in the Lagna, that will permanently affect your thought process, your intelligence level, your guiding principle in the life. Same way, the planet aspecting the Lagna, it will also indicate what kind of activity or what kind of thought process is there in your mind, through which you will act in the outer world. Because our internal mind, it dictates our character in the outer side. Same way, the another factor is there, whichever planet aspecting to the Rashi Drashti to the Lagnes, that particular planet, its Bhava Lord, means wherever that particular planet is situated and whichever house it governs,
Suppose a planet is in the 5th house, but its ownership, yani its own houses are in the 11th or 12th house. In that case, the 11th and 12th house will affect your decision in the life. So this way we can say कि the Rasi Drashti is the system where your external factor will influence your intelligence level and Graha Drashti will be influenced by your internal factors. So two factors are governing our intelligence level, external and internal. So this is the internal and external factor. Graha means it is your own wish, it is the desire. So you can control that particular negativity or positivity based on your guidance, your guru, your meditation power, or whatever you can say the power of guru in your chart. But initially the Lagna indicates your embedded system of intelligence thought process. Now for the example, here I am taking a chart. In this chart is the Taurus Lagna. So Taurus Lagna, the Lagnes is the Venus. There is no planet in the Lagna. So we have to go to see which is the planet aspecting the Lagna. So Lagna is aspected by the Jupiter from the 5th house. So Jupiter is a very good because it is a Surya Graha. Here when we take which is the good, which is the bad, then 1st to 5th house are the Surya houses. Means these Karkas are the Surya planets. Like 1st house, the Karka is the Sun. So Sun is the Surya or Sattva Graha. So any Surya Graha aspecting the Lagna will indicate your good intelligence, positive intelligence. It may not be, seems to be good, but it is a positive intelligence for your life, for your achievement in the life, satisfaction in the life. So this Jupiter aspect is proving to be good for that particular individual. But now here the Rahu is in the 12th house. So Rahu has the two aspects, another 2 and 12. So by the second aspect, Rahu is aspecting the Lagna. Rahu don't have any ownership, so we have to see which house, the house lord of the Rahu. So Rahu is in the Mesha Rasi or the Aries, and its lord is the Mars. Mars is again moved to the 5th house along with the Jupiter. So the Rahu is negative for the Lagna. Whenever Rahu aspect Lagna, Rahu conjoins Lagna, Rahu is situated at the Lagna, it indicates there is a setback in your life. Setback might be depending upon the power of the Rahu and conjunction or the aspect of the Rahu lord. So in this way, Rahu is aspecting Lagna, it is a negative for the intelligence system. So this negative will come from where? Where the Rasi Adhipati or the lord of the Rahu Rashi is there. So it is Mars, Mars is coming in the 5th house, it is a house of love affairs. It is house of your graduation, education. It is the house of your means which is in your mind, means something is you are encapsulated by the your thought process. So that is the 5th house. It is Junoon, what we say the Sanak. So this way that particular power, and Mars is what? It is a logical, Tarkic. So when the Rahu and Mars combines, the person becomes sometimes illogical, means what we say in the Hindi, Kutark. So that way the individual will try to prove its opinion at everyone. Whether it is right or wrong, it does not matter, but it will try to prove, because Rahu has the tendency to prove every act it is a right. What is a wrong or right does not matter for the Rahu, but it will prove somehow that I am right. So now this way the Jatak will be affected by the Rahu's negativity. Now coming back to the which planet is aspecting the Lagnes, because now the Lagna is vacant, so I have to see to Lagnes. So Lagnes, Venus has moved to the 4th house. In the 4th house there is a Leo sign. So Leo sign indicates the egoist, but Leo sign is a sign of Sun, which is a Surya Graha. So as a sign it is a very good for that particular person, but Venus is the Asura Graha. So Asura Graha has gone to the Surya Rashi, so the Asura planets will be affected, its Karkatva, its significance will be negatively affected. So now the Shukra is in the 4th house, so the peace of mind, it is the 4th house is the peace of mind. So the Shukra is what? It is the observing everything minutely. So the tendency to observe everything very minutely, to go into everybody's aspect, to see what is right and wrong, because the Rahu is because the Jupiter is at the Lagna. So this is a right and wrong. Then this Rahu is aspecting, so it will indicate the everything is proved to be right. Then Venus is in the 4th house, so the 4th house aspects will be negatively affected in the individual's life. So peace of mind will be negatively affected. Now the coming back, where is the Paka Lagnesha has gone?
because the Shukra is in the Leo sign, so Sun has gone to the 6th house. 6th house is the house of disease, house of logic, it is a house of your services. So, sometimes the services related decision, and this is also right of fault finding. So, the individual will try to get the faults in others. So, this will affect its peace of mind in the 4th house. This way the effect of the Lagna is observed. Now, coming back to the second chart, where I will also explain what is the Rasi Dashti, because in 2 charts it is video will become very lengthy. So, the second chart is the Scorpio rising. So, Scorpio rising means it is normally Scorpio is ruled by the Ketu and the Mars. Both are the Sura planet, but its Karka, Karka is Saturn, which is the Asura Graha. So, from the Karka point of view, it is the Asura Rasi in the Lagna. But now we have to see what is the effect with the help of the Sura and Asura planets. So, in the Lagna there is a 2 planets, Sun and Jupiter. Sun indicates your conformist quality and Jupiter indicates your judgmental quality. But Jupiter connection with the Lagna is very good for overall life, because the person will recover from all the things because of the power of the Jupiter. It will get the guidance from time to time, it will have the satisfaction level very high inside, whether it is losing or it is gaining, it will doesn't have any effect on him. So, this way the Jupiter affect the individual's life. So, being Jupiter in the Lagna, it is good for the character. Being Sun in the Lagna, it is also good for the individual, because both are the Sura Graha in the Sura Bhava. But now coming back to which planet is aspecting the Lagna, because that is also going to change your attitude, your thought process. So, now here the Saturn is in the 7th house, and Saturn in the 7th house gets the Digbala. So, directional strength, the Saturn is the Ucha Rasi, Ucha Bhava. So, the Saturn is aspecting to Lagna, so it is good for the, because now the Saturn is what indicating? Saturn is indicating the labor system. The labor, the subordinates, those who are the labor class people, are the discipline in the life, or you can say the execution of the work irrespective of the gains what has been given. So, this way the Saturn, this quality will positively affect the mindset of the individual. So, individual is having very high value system towards the labors, because when the Jupiter connects to any planet, it will indicate your value system in that particular area. Whether Jupiter is aspecting another planet or other planet is the aspect of the Jupiter, both the way it will prove to be value system very high in that particular part. So, here Jupiter is conjunct with what? Sun. So, the people will have very high value system towards the Sun, yani government, towards the very high value system towards his father, because Sun is the father, towards very high value system towards his wife, because the 7th house is the wife, where the Saturn is there in Digbala, and again if Saturn is the what? The labors. So, very high value system to the labor. So, this way value system is affected by the Jupiter aspect and Jupiter connection. Same way the Lagna is affected by the judgmental nature and conformist nature. Now, coming back to the Pak Lagna, because once we have see the Lagna aspect, yani your intelligence level, now how your character will be reflected in the outer world. So, character will be seen by the Pak Lagna. So, Pak Lagna is the Lagnesa is the Mars and the Ketu, because it is the 8th Scorpio. So, Mars and Ketu 2 are the Lagnesa. So, one Mars has gone to the 4th house in the Aquarius sign. So, Aquarius sign for the Mars, it is in the inimical sign, but Aquarius sign is close to the Digbala sign of the Capricorn. So, somehow the Mars seems to be powerful in particular rise, but directionally Mars is weak. So, here the effect on the Mars will be taken as a Pak Lagna owners. So, here the Saturn is the owner of Aquarius and the Rahu is the owner of Aquarius. So, we have to see these 2 planets where they have gone. So, Saturn has gone to Digbala in the 7th. So, the Saturn is proving to be positive for the life. So, Mars is what? Mars is the fighting spirit and Saturn is the labor. So, person will be very fighting spirit in outer world. The person will maybe seems to be the very argumentative, very fighting persons, and Saturn is the labor, means he will be also very laborious. Being logical, being very you can say aggressive, but he will be very laborious by his physical strength, because Saturn also indicates your physical strength. Mars also indicates physical strength in terms of your execution, and Saturn indicates your physical strength in terms of your bodily structure.
Now the second lord Rahu has gone to the third house. The third house sign is the Makara sign, which is the sign of the Saturn, which is the friend, and it is Aries sign. So Rahu is also powerful here. But Rahu connection with the Lagnesha or Lagna indicates your setback in your life. Your decision will negatively affect your life. So Rahu is in the third house, and third house sign is what? It is the Makara. Makara sign lord is Saturn, which is gone to the 7th house in Digbala. So somehow the Saturn aspect will be positive for the person, but here the third house aspect will be proved to be negative for the individual. Another aspect is the Rahu has got the Rasi Dashti over the Lagna, because it is in the Chara Rasi and Lagna is the Sthira Rasi. So Rahu is going to affect the Lagna also, and this Rasi Dashti indicates the external forces from that particular house will be affecting your intelligence level or your decision level. So Rahu in the third house, so the friends, the neighbors, the siblings will affect his decision in the life, and which will be proved to be negative for him. Mind it, where the Rahu affects, it will prove to be negative in your life, that particular decision, and which will give you a strong setback. So individual has got the strong setback through his friends, he has got the strong setbacks through the neighbor having the quarrel and other things. Also he has got the strong setbacks through the siblings in terms of wastage of money over them. So this way the Rahu has proved negative for the individual. Saturn has proved positive because it is in the Digbala and it is in the good aspect of the Jupiter, but Rahu is not having the Jupiter aspect. Now coming back to the second lord Ketu. The Ketu is in the 9th house. 9th is house of the father, it is your higher education, it is house of your guru. So and here also the Jupiter is aspecting the Ketu, because Jupiter's the trinal aspect will go to the Ketu. So Jupiter, Ketu, Jupiter, Saturn indicates the high value in terms of the Saturn, in terms of the Ketu, in terms of that particular house, it is house of father, and Rahu, Guru is also conjunct with the sun. So both the way, the Karka and the house is connected with the Jupiter, so very high value system towards the father. So the person, you can say, as a father will be having very high value system, and for his father very high value system. So now the Ketu will also affect, because now the Ketu is looking at the Rasi Dashti to the Lagna, because it is the Cancer sign, which is the Char sign, and the Lagna is the Sthir sign. So the Rasi Dashti means the fifth, this 9th house things will alter its decision in the life, in the outer world. So father will alter, the person was highly influenced by his father, so he has taken many decisions which were not in favor of his own life, for his own family, but still it was taken under the influence of his father, just to take care of the father. If you see the sign is the Cancer sign indicates the mother. So the mother also plays a very vital role in his life, it has affected his behavior in the outer world. So this way we can think how your embedded system is there. So embedded system is seen by what? What is the planet in the Lagna, who is aspecting the Lagna, and now how your character will be executed outside, it will be taken as the Pak Lagna. Pak Lagna means where your Lagnesha has gone, and the lordship of that particular house, its lord's position. So this way we can understand how your life will be driven in actual outer world. So mind it, whenever we are talking about the intelligence and the character, we have to see the Surya Graha. Surya Graha is what? It is sun, then the Mars, then the moon, then the Jupiter, these are the Surya Graha. So if these are having the effect on Lagna, it is very good for intelligence level, acquiring skills in the positive way. If there is Asura Graha like Saturn, Rahu, then Venus, then Mercury, then it is a negative influence on your thought process, which will prove to be negative for the longer term. So they may create a disease. Saturn will give you what? Lalach. So in the terms of your greediness, you will do something and you will fall prey of the diseases, or you may fall prey of your misery. When the Jupiter, when the Mercury comes, you will fall prey of the jealousy, you will fall prey of the racing with the others. This way you will affect yourself. If the Venus comes there, you will fall prey of your comfort zone, towards too much your inclination towards your comfort, and this way you will affect your life. When Rahu comes, your illusionary effect, your overconfidence will return you the negative.
Ketu has been taken positive for the intelligence, as it is a Sattva Graha in terms of Adhyatma. So, this way we can find how your character and how your thought process will be affected in the actual world. So, check your Lagna, the planet in the Lagna, planet aspecting the Lagna, planet having the Rasi Drishti on Lagna. Same way, check your Lagnes, its the sign lord and aspect of the others planet on the sign lord as well as the Lagnesha. This will indicate your nature towards outer worlds. So, two things are there. Lagna indicates your internal body, what is your embedded system like the operating software, and the Lagnesha indicates your outer body system, outer world, how your things will be visible on the screen. So, this will be the way to read it, and like our keyboard, our mouse, external inputs is the Rasi Drishti, which alter your screen, what is your visible to outside. So, the Rasi Drishti means your mouse, your keyboard, these intervention will create the change in your outer world through changing the operating system or the software which is governing the application. So, this way you can understand the Lagna, Lagnesh, Pak Lagna, Pak Lagnesh. I think you might have got this point. Those who are having the little more knowledge of astrology, I will refer them to, they should listen to the Pandit Sanjay Rath. Their explanation is very, I can say, excellent. I did not find any other astrologer in this particular area who can gone to such a deep level and can find out the minute effect of the astrological concept in the life. So, I hope you got my this analysis in a positive way and got understood. So, please, if you have understood the thoughts, please share it among your groups. And you just try out on yourself whether you have got any positive effect or negative effect, and whether there is a Lagna is affected by these planets. So, please stay with my channel and share my videos to your friends, share and subscribe. Be with me. Thank you for being with this channel. For everybody, once again, Pranam, Om Guruve Namah.